नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस प्रोग्राम में चर्चा महंगाई पर मची महाभारत पर। देश में महंगाई को लेकर सियासी महाभारत मच गया है। पहले पेट्रोलियम और रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों की बढ़ती कीमतों से आम आदमी हालाकान है, तो विपक्ष को भी सरकार की घेराबंदी का मौका मिल गया है। संसद के मानसून सत्र से पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत बाकी पार्टियां सरकार को घेरने में जुट गई हैं। वहीं सरकार बचाव की भूमिका में है। महंगाई पर मचे इसी महाभारत पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जिस तरह से लगातार बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतें पिछले महीनों से लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। आपको बता दें, जिस तरह से महंगाई पर महाभारत तो लगातार जारी ही है, आम आदमी की कमर लगातार टूटती भी जा रही है। महंगाई पर लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी क्या करे। पॉकेट्स पर असर पड़ रहा है, किचन का बजट भी बिगड़ गया है, रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही हैं। खाद्यान्न तेलों की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोल और डीजल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में तो लगातार इस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरह से एकदम से चीजें जो बढ़ती जा रही हैं, आम आदमी ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि किस तरह से अपनी चीजों को मैनेज करे। कोरोना काल, लॉकडाउन रहा, लोगों को आमदनी नहीं हुई, लेकिन अब खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अपने इस कार्यक्रम में, महंगाई पर महाभारत में। लेकिन आपको उससे पहले बता दें कि महंगाई ने जिस तरह से जनता की कमर तोड़कर रखी है, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतें पिछले महीनों से लगातार बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर, तो इस मुद्दे पर ही करेंगे चर्चा। कई सवाल और कई सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं, उसके बाद हम उनसे चर्चा करेंगे। हिमानी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। अनीता वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। हिमानी जी, सबसे पहले सवाल आपसे, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, क्या कहेगा? आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होता जा रहा है। वो तो जैसा आपने खुद ही बयान कर दिया कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया है। पहले ही लोग कोरोना महामारी की वजह से अपने परिवार की स्वास्थ्य की वजह से टूटे हुए थे। ऊपर से जब थोड़ा सा संभल के काम धंधे के लिए निकले तो पेट्रोल, डीजल, गैस और खाने की दाल, तेल, इन सब की कीमतों ने लोगों की हालत खराब कर दी है। अब पहले जो आदमी 1-2 बार हफ्ते में घूमने चला जाता था, उसकी घर से निकलने की भी हिम्मत नहीं होती है। इसी को देखते हुए पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने, महिला कांग्रेस ने, यूथ कांग्रेस ने, सेवा दल ने, सभी ने निर्णय लिया कि हम जनता की आवाज उठाएंगे और उसी के उसमें रखते हुए पूरे 15 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं और जनता की आवाज हम सड़कों पर आकर उठा रहे हैं। बिल्कुल, जरूरत भी है। जिस तरह से लगातार जनता भी उम्मीद भरी नजरों से सरकार की तरफ देख रही है। अनीता वर्मा जी, सवाल आप ही से पूछे जाएंगे, क्योंकि नारा था अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, क्या कहिएगा? लेकिन महंगाई को खुश करने के लिए जनता का दुख भूल गई सरकार, ऐसा लगातार अब आरोप लगता जा रहा है। जी, इसमें कोई नहीं है। मैं कहूंगी कि महंगाई बढ़ी नहीं है, बिल्कुल बढ़ी है। लेकिन अगर घरेलू सामान की चीजें अगर बढ़ी हैं, जैसे सरसों का तेल है, तो उसमें आपको भी पता होगा कि जो ब्रांड किए गए हैं, जो मिलावटी चीजें मिलाई जा रही थी, तो उसको बैलेंस में करने के लिए अभी कुछ समय के लिए ये महंगाई जरूर बढ़ी है। लेकिन जैसे ही मानक अपने आप में आ जाएंगे, तो जैसे सरसों का तेल है वो अपने निश्चित पे आएगा। और रही बात आपके डीजल की, तो बिल्कुल ये चीजें हैं कि जब डीजल या पेट्रोल महंगा होता है तो खाद्यान्न से लेके हर चीज महंगी होती है, क्योंकि चुंगी, धुलाई, बढ़ाई का जो चीजें मार्जिन निकलता है उसमें चीजें महंगी होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें बैलेंस में नहीं है या इससे पहले महंगी नहीं हुई है। इससे पहले भी चीजें महंगी हुई हैं। अगर मैं सब्जियों की बात करूं
तो कांग्रेस के राज में 100 रुपए तक प्याज जा चुका है, तब इतना हा हुल्ला नहीं मचा था। लेकिन आज आप अगर कुछ चीजें महंगी हुई हैं तो कुछ चीजें घटी भी हैं। जो सब्जियों के रेट हैं वो घटे हैं, लेकिन बीच की चीजों की जो काला बाजारी थी उसको रोकने के लिए, मिलावटों को रोकने के लिए अभी महंगाई चरम पे हो गई है। लेकिन आने वाले समय में ये चीजें बैलेंस हो जाएंगी। इस समय जनता के ऊपर बोझ पड़ रहा है। मैं भी मानती हूँ, मैं भी एक गृहिणी हूँ कि हमारे किचन में मैं जब जाती हूँ तो चीजों को बड़ी संयमित तौर पे उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। तो ये चीज है, लेकिन आने वाले समय में अभी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि जो हम ब्रांड इस्तेमाल करते थे सरसों का तेल का, तो वो हमें ये नहीं पता होता था उपभोक्ता होने के नाते कि इसमें कितनी मिलावट है। आज वो चीज सरकार ने हटा दी है। आपने भी अपने चैनल में दिखाया है कि आज वो चीजें सरकार ने हटा दी है। आज 100% प्योर का ही कॉन्सेप्ट पे लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। लेकिन मैम कैसे कॉम्प्रोमाइजेशन जो है आप जो बता रही हैं, कॉम्प्रोमाइज आम जनता को कैसे बोलेंगे कॉम्प्रोमाइज के लिए? क्योंकि जब वो सड़कों पर जाते हैं तेल खरीदने की बात करें या कोई 2 पहिया या 4 पहिया वाहन लेकर जब पेट्रोल डीजल भरवाने जाता है तो उसका दिमाग में ये नहीं होता कि मिलावट की चीजें अब रुक रही है तो हमें इसलिए महंगाई, क्योंकि वो अपनी जेब से बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है उस चीज पर। बिल्कुल, ये चीजें आम जनता को नहीं पता होती है, क्योंकि भाई उनको चीजें पता है कि हमको ये चीज लेनी है, सीमित दायरे में है। लेकिन अगर कोई जो ऊपर बैठा हुआ है, जो चीजें चला रहा है, जो चीजों को सही करना चाह रहा है, तो उसके लिए कुछ समय की परेशानियां होती हैं। अभी कोविड का समय है, पिछले 2 साल से पूरा विश्व कोविड से जूझ रहा है। भारत में भी बहुत हानि सही है और अब की जो लहर आई है उसमें हानि भी सही है। अगर कुछ चीजों को आप कहें कि महंगाई बढ़ रही है, तो वही सरकार बहुत सी योजनाओं की फ्री चीजें भी दे रही है उसी गरीब तबके को, उन्हीं चीजों को। जैसे नवंबर तक राशन की चीजें फ्री हैं, जो फ्री में दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि खाद्यान्न में भारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सब्जियों के रेट जो आसमान छू रहे थे आज वो धरातल पे आए हैं। जैसे पहले प्याज हो जाता था, टमाटर हो जाता था, एकदम हमारे किचन से वो गायब हो जाता था, तो उनको बैलेंस में किया गया है। अब धीरे धीरे आगे वाले समय में इस चीजों को भी बैलेंस में कर लिया जाएगा, क्योंकि मिलावटों को रोकना है तो चीजों को बीच से हटाना है। इस वजह से अभी ये प्रेशर पड़ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से अगर जनता ये जागरूक होती है कि सरकार ये जो कदम उठा रही है या ये जो महंगाई बढ़ रही है ये कुछ दिन में सही हो जाएगी, इसको चीजों को बैलेंस कर लिया जाएगा, वो समझ लेती है तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। आपका कहना है कि कुछ समय के लिए परेशानी है। हिमानी जी, मनमोहन सिंह ने भी एक टाइम पर कहा था कि पैसा जो है पेड़ पर नहीं उगता। कहां से आएगा पैसा अगर कोरोना काल की, क्योंकि सरकार लगातार बता रही है कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है वो लगातार महंगाई बढ़ने का कारण भी बता रही है। लगातार बताया जा रहा है कि इस वजह से जो महंगाई है वो बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से पैसे की बात की जा रही है, फ्री में अगर सब चीज हम सरकार से चाहेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? सरकार ये जो आदरणीय प्रवक्ता जी ने जो वो दिया वो उसी तरह का था जैसा कि नोटबंदी के समय 50 दिन का समय मांगा गया था, उसी तरह का समय मांगा गया है। और मैं कोई एक सब्जी का नाम जानना चाहती हूँ जो सस्ती हो गई हो। आप किसी भी आम ठेले से सब्जी खरीद रही है, 40-50 रुपए किलो से कम कोई सब्जी नहीं है। हरा धनिया, हरी मिर्च 100 रुपए किलो के ऊपर जा रहे हैं। प्याज का रेट जो पहले कभी कभार 100 रुपए होता था, अब वो 25 पे आके ही अटक गया है। अगर 10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो तो कभी मिलता ही नहीं है, 25 पे आके अटक गया है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो सस्ती बाजार में आपको मिल रही हो, पुराने दामों से कम दामों में मिल रही हो। सिर्फ एक समय की सीमा और कोरोना काल के पीछे छुपने की एक वो है, वरना अर्थव्यवस्था तो 7 साल से लगातार गिरती जा रही है। कोरोना तो पिछले 1.5 साल से हमें परेशान कर रहा है। तो ये तो एक छुपने की तैयारी है कि हम किस तरह से खुद को बचा लें और ये कर लें। कोरोना को एक आपदा में अवसर की तरह यूज किया जा रहा है कि हम अपनी नाकामियों को कोरोना के पीछे छुपा दें। दूसरी बात रही कि कुछ चीजों को कंट्रोल, आप मिलावट की बात करें या कुछ भी बात करें, तो कांग्रेस की सरकार ने एक अभियान चलाया था शुद्ध के लिए युद्ध। उस समय जो लोग भी मिलावट कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी, सीधे रासुका लगाई जा रही थी।
और सख्त कार्रवाई की जा रही थी। अब आप मध्य प्रदेश में रोज ऐसे मामले देख लीजिए, नकली शराब बन रही है, दूध बन रहा है, घी बन रहा है, सब चीजें नकली बन रही है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है क्योंकि उनको प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ है। तो ये सब, इन सब चीजों का जवाब कैसे देंगे आप? ठीक है मनोज जी, लगातार कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि कुछ समय की परेशानी है क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, इसलिए ऐसी जो स्थितियां हैं वो उत्पन्न हुई हैं, क्या कहिएगा आप? कि अभी बीजेपी की नेता ने जिस तरह की बातें कही कि कोरोना काल है, इस वजह से महंगाई है, तो मैं एक बात ये स्पष्ट कर दूं कि समस्या तो जनता के पास इसी टाइम है ना। इसी टाइम उनके पास बेरोजगारी है, इसी टाइम उनके पास पैसे की कमी है, इसी टाइम वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। उस पे महंगाई की मार, मेरे ख्याल से ये तो गड़बड़ है। अगर मेरी आमदनी बढ़ जाए और मुझे कुछ महंगा भी खरीदना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है, खरीद लेंगे हम। लेकिन इस वक्त तो परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं और उन विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने उसमें, जिसे कहते नहीं कि आग में घी डालने का काम किया है, उस हम आम जनता के दर्द को और बढ़ा दिया है। क्या सरकार ने अब तक कोई ऐसा प्रयास किया कि आम जनता को उसकी राहत मिल सके? लेकिन मैं इनसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, क्या डीजल पेट्रोल जो मेन है उस पे अब तक सरकार ने उसको जीएसटी में लाने के प्रयास क्यों नहीं किए? अगर जीएसटी में पेट्रोल डीजल आ जाए तो निश्चित तौर पे एक बड़ी राहत मिल सकती है इस देश की जनता को। अभी तक सरकार ने वो प्रयास न किया, न बताया, न कहा, न कोई ऐसी मंशा प्रकट की कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वजह से लाचारी है, इस वजह से हमारी बेचारगी है, ऐसा कुछ सरकार ने स्पष्ट अब तक नहीं किया। तो ये स्पष्ट है कि जनता को दोहरी तिहरी और पता नहीं कितनी तरह की मार सरकार के द्वारा लगाई जा रही, क्योंकि अधिकांश स्टेटों में बीजेपी की ही सरकार है। मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, लगभग स्टेट में बीजेपी की उत्तर भारत में सरकार है। बीजेपी ने वो प्रयास न किए हैं, न आज कर रही हो, न कल कर रही। एक और बात महत्वपूर्ण कहता चलूं आपकी डिबेट में कि अभी तक आम आदमी को तो कष्ट मिल रहा है, आम आदमी की कमाई कम हो गई, चाहे वो आप किसी प्रोफेशन में हो या मैं हूं या आम जनता हो। लेकिन जो बीजेपी से लगे हुए उद्योगपति हैं उनकी संपत्ति में जबरदस्त इंक्रीमेंट हुआ है। ये जादूगरी हमारी समझ से परे है। अगर नुकसान जनता का हो रहा है तो नुकसान तो उन उद्योगपतियों का भी होना चाहिए कि आखिर उनके भाई जनता हाल है, परचेजिंग पावर डाउन है, तो उनकी कैसे संपत्ति बढ़ रही है, वो लगातार कैसे प्रॉफिट कमा रहे हैं और उनका कोई नुकसान की जगह फायदा कैसे हो रहा है, ये बताना पड़ेगा बीजेपी के लोगों को। ठीक है, बिल्कुल इनका जवाब ले लेंगे अनीता जी से, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम जनता की तो कमर टूट रही है, क्या इस हालात को सुधारा नहीं जा सकता या फिर कौन है जिम्मेदार? महंगाई बढ़ने के मूल कारण को पहले ढूंढना पड़ेगा। महंगाई बढ़ क्यों रही है? महंगाई बढ़ने का एकमात्र कारण देखिए इस समय जो है वो है डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें। अब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ क्यों रही है, इसका कारण सरकार एक ही देती है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए हमको बढ़ाना हमारी मजबूरी है। क्योंकि हमने क्रूड ऑयल के दाम को पैचअप कर दिया है मार्केट से, इसलिए हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये पूरी तरह कंपनियों के हाथ में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जब हम कनेक्ट करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेक्स मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज, हम क्योंकि क्रूड ऑयल जो खरीदते हैं वो खरीदते हैं डॉलर में, पेट्रो डॉलर में, और हम पेमेंट करते हैं रुपए में, तो रुपए और डॉलर के एक्सचेंज रेट रोज फ्लक्चुएट करते हैं, इसलिए रोज तेल की कीमतों में फ्लक्चुएशन आता है, ये बात सही है। लेकिन ये फ्लक्चुएशन आता है तो 35 पैसे रोज, 35 पैसे रोज आप रोज बढ़ाते जाएंगे तो इसका असर कहाँ पड़ेगा? अल्टीमेटली ये जाकर के हमारे स्ट्रक्चर पर असर करेगा। जैसा अभी आप लोगों से कई बंधुओं ने कहा कि इसका असर हम जो देख पा रहे हैं वो ये है कि रिसेशन, इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। भाई अगर आप इसी तरह बढ़ाते रहेंगे तो क्रूड ऑयल का असर बाकी सेक्टर पर पड़ेगा, बाकी सेक्टर से लोगों के इनकम पर पड़ेगा, लोगों की इनकम डाउन होगी, इनकम डाउन होगी तो अल्टीमेटली ये जा करके डिमांड पर असर करेगा, और डिमांड पर असर करेगा तो सीधे सीधे जाकर के ये जीएसटी कलेक्शन पर असर करेगा।
तो जीएसटी कलेक्शन आपका फिर धीरे हो जाएगा। फिर अब आप कहेंगे इसकी भरपाई करने के लिए हमें टैक्स रेट को कुछ बढ़ाना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन एक समस्या यहाँ पर और आता है कि इसके मूल में अगर हम और थोड़ा सा अंदर घुसे तो कोई भी सरकार इसमें गंभीर नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। भाई सब लोग अगर शांत हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा इस समय महंगा पेट्रोल बिक रहा है। आप उस वैट को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वैट आपका एक कमाई का जरिया बना हुआ है, ऐसा दुधारू गाय बना हुआ है कि जिसको आप कोई भी सरकार नहीं छोड़ना चाह रही। यूपी गवर्नमेंट को ले लीजिए, यूपी गवर्नमेंट वैट के साथ साथ 3% एंट्री टैक्स लगाती है। अगर आप देखिए बेसिक प्राइस को लेकर के, तो बेसिक प्राइस तो बहुत कम है। अगर आप इसको जीएसटी के दायरे में ले आने की बात कर रहे थे, जीएसटी के दायरे में अगर ये वास्तव में आ जाए ना, तो ये सबसे पहले तो एक नेसेसरी कमोडिटी है। नेसेसिटी कमोडिटी होने की वजह से इस पर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप जो टैक्स लगा सकते हैं वो 18% जीएसटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम कह रहे हैं 18% नहीं, आप 28% लगा लो। लेकिन 28% लगाने के बावजूद भी ये पेट्रोल जो आप 100 रुपया बिक रहा है, ये सीधे चला आएगा 50-60 रुपए पर। तो इसका मूल कारण है जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इसको हम कहते हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसका जो मूल कारण है ना, वो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को लेके जाएगा और इसका असर बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों पर पड़ेगा। तो ये बड़ा दूरगामी परिणाम देने वाला है आपका ये महंगाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात इस वक्त आपने कही है डॉक्टर भूपेंद्र। लेकिन हिमानी जी, छोड़ दीजिए वैट, थोड़ी राहत दे दीजिए, कम कर दीजिए वैट। कांग्रेस क्यों नहीं नजीर पेश कर देती है, एक उदाहरण पेश कर दे। ठीक है, केंद्र सरकार नहीं कर रही है, लेकिन राज्य सरकारें तो कर सकती हैं, कहीं तो कीजिए। जानती हैं कि बीजेपी की ये पॉलिसी रही है कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनको कम से कम सहायता प्रदान की जाए, उनको अधिक से अधिक परेशान करने की, आर्थिक रूप से और सुविधाएं देने में, वैक्सीन देने में परेशान करने की कोशिश करती है। तो उनके पास अरे नहीं, देखिए आप इसमें वैक्सीन कहाँ से ला रहे हैं? देखिए ये पेट्रोल महंगाई का मुद्दा है और आप लोग जबरदस्ती इसमें वैक्सीन और क्या क्या चीज लेके चले आते हैं, हमारे एक चीज नहीं समझ में आता। एक सीधा सा सवाल है एंकर का कि आप नजीर क्यों नहीं पेश कर सकते? मैं बोल सकती हूँ अपना मुद्दा का, मैं पूरा बोल चुकूंगी तो शायद नहीं, आप पूरा मुद्दा बोलिए, लेकिन मुद्दे को ही बोलिए। लेकिन आप लोग करते क्या है कि आप उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। जब मैं बोल लूंगी तब आप उसे कनेक्ट कर लीजिएगा। कनेक्ट हो ही नहीं रहा है तो कहाँ से कनेक्ट कर लेंगे? जबरदस्ती का कनेक्ट कर लेंगे क्या? आप कनेक्ट कर लीजिएगा। आपको मालूम है मैं क्या बोलने वाली हूँ? हाँ बिल्कुल, वो आपके बोलने से ही लग रहा है। आपके बोलने से आप ज्ञानी है, अंतर्यामी है, आप भविष्यवक्ता है कि आपको मालूम है मैं क्या बोलने वाली हूँ। ठीक है भूपेंद्र जी, एक बार सुन लेते हैं। ठीक है हिमानी जी बोलिए। जी ठीक है बोलिए। नहीं, आप आपके बोलने से ही लग रहा है कि आप कितनी ज्ञानी है। वाली हो वो बोल लीजिए आप। जी हिमानी जी बोलिए, आप बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर चीज में भेदभाव की पॉलिसी केंद्र अपनाता है कांग्रेस शासित राज्यों के साथ और दूसरी पार्टी के शासित राज्यों के साथ, चाहे वो बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या दिल्ली हो। तो उसको अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनकी तो मजबूरी हो जाती है इन चीजों पर टैक्स ना कम करना। ठीक है, मतलब अगर आप कांग्रेस शासित राज्यों में टैक्स कम नहीं किया जा रहा, वैट में छूट नहीं दी जा रही, तो वो मजबूरी है। अनीता जी आप क्या कहिएगा इस बात पर? वो कह रही हैं आप लोग भेदभाव करते हैं कांग्रेस शासित राज्यों के साथ या अन्य पार्टी शासित राज्यों के साथ। की बात पे हंसी आ रही है, आप प्रवक्ता जी की बात पे हंसी आ रही कि भेदभाव करते हैं। बल्कि मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस का एक एजेंडा हो गया है कि अगर बीजेपी कहेगी ये राइट है तो वो कहेंगे नहीं भाई ये तो लेफ्ट है और हमें लेफ्ट ही सही लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम के केंद्र जो है जहां पर उनकी बीजेपी सरकार नहीं है उन राज्यों को जो है वो भेदभाव करती है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर भी पूरे वही सुविधाएं दी जाती हैं जो बीजेपी शासित राज्यों को है। लेकिन ये आपकी मानसिकता होती है कि आप उस मानसिकता पे ना चले। जैसे आपने कहा कि भाई अगर हम गलत हैं तो आप एक नजीर पेश करिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होता है, आप भी ये जानती हैं
कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होता है, उसमें बहुत से ऐसे निर्णय होते हैं जिसमें केंद्र जो है वो हस्तक्षेप नहीं करता। तो आप अपने यहाँ करिए, वो नजीर पेश करिए, आप वो चीजें लाइए कि आप कैसे करते हैं। हो सकता है कि हम आपकी चीजों से प्रोत्साहित हो और हम आपकी चीजों को भी अपनाएं, लेकिन आप कोशिश करिए। आप ये कह रहे हैं कि आप फ्री में चीजें भी दो, आप हमको सारी सुविधाएं भी दो, गरीब मर रहा है आप उसको भोजन भी दो, गरीब ये हो रहा है आप उसको स्वास्थ्य सेवाओं भी दो, आप उसको सब कुछ फ्री में दो। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि शायद बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा पेड़ लगा है जिससे जो है वो नोट गिरते रहते हैं, वो सारी अर्थव्यवस्था संभाल ले। तो मैं सभी प्रवक्ताओं से कहूंगी कि ऐसा नहीं है। ये 2 साल का समय जो है वो हर देश के लिए एक कठिन समय है, लेकिन हमारे यहाँ की एक बड़ी ही समस्या है कि हम कभी भी साथ नहीं चलते। हम एक डंडा लिए खड़े होते हैं कि नहीं फला गलत है, फला गलत है। जैसे आपके अभी सपा के प्रवक्ता जी ने भी कहा कि जीएसटी में ले आए, तो ये चीज अच्छी है, जीएसटी में ले आए तो जीएसटी पे आ सकता है। आपके अर्थशास्त्री जी ने जो बात रखी उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि बिल्कुल मैं उनकी बातों पे मुद्दा बिल्कुल रखती हूँ। लेकिन नितिन गडकरी जी ने भी मान लिया है कि पेट्रोलियम के जो दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, जनता में असंतोष हो गया है। मेरी बात मुझे अपनी बात रखने दीजिए। जो मैडम लेकिन मेरी बात को भी पूरा होने दीजिए। मनोज जी मैं आपके पास आ रही हूँ, मनोज जी मैं आपके पास, इसके बाद मैं आप ही से क्वेश्चन मेरी बात को भी पूरा होने दीजिए। फिर आप हाँ हुल्ला क्यों मचाते हैं कि भाई आप फ्री में ये नहीं दे रहे हैं, फ्री में वो नहीं दे रहे हैं। आपको सब कुछ फ्री में भी चाहिए, आपको हर सुविधा फ्री में भी चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर जरा सा भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ दिनों की परेशानी आती है तो आप सड़कों पे उतर आते हैं। तो आप फ्री वाली चीजें की ना मांगिए ना। हाँ मनोज जी आप बोलिए। आप नहीं, मैं भूपेश कुछ कहना चाह रहा हूँ। मुझे एक बार जरा सा बीच में टोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ। कांग्रेस की प्रवक्ता अभी मेरी बात पर चाह रही थी, आप अंतर्यामी हैं, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं अब उनको बता दूं कि आप यही बोलना चाह रही थी कि आप होमवर्क करके बिल्कुल नहीं आई हैं। बिल्कुल मैं खुलेआम आपको कह रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्स रिफॉर्म या टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन होता कैसे है, जीएसटी का सेंटर के साथ बंटवारा कैसे होता है, आईजीएसटी क्या होता है। आप ये वहां भेदभाव कहां से आ गया? जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, इसका मतलब आपको मालूम ही नहीं है। इसका मतलब आपको ये मालूम नहीं है कि जो पेट्रोल पर टैक्स लगता है उसमें वैट लगता है और वैट पूरा का पूरा राज्य सरकार के पास जाता है। इसमें कहां से भेदभाव आ गया? अब मैं जरा सा बीजेपी की बात कर रहा हूँ। देखिए मैडम, आप इस तरह से नहीं कह सकती। एक बार निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूँ, ये कोई उत्तर नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होती है कि जब आप किसी भी राज्य में हैं, राज्य की सरकार में है या आप केंद्र की सरकार में है, तो आपका दायित्व तो जन्म से लेकर के और एक व्यक्ति को उसका अंतिम क्रिया सम्मान पूर्वक हो जाए वहां तक होता है। और तीसरी बात जो मैं एक सबसे महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूं वो ये है कि आप जब टैक्स लगाते हैं, आप अरुण जेटली को याद करिए, जब उन्होंने इकट्ठे उस समय क्रूड ऑयल के दाम घट करके $18 पर आ गए थे तो ₹7 जीएसटी बढ़ाया था, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, और ये कहते हुए बढ़ाया था कि जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो हम इसको फिर से घटा देंगे। लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने उस पर नहीं घटाया। आप याद करिए 2001 से लेकर के 2004 तक, जब उस समय वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी, तब एक सेस लगा था। आपको मालूम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बढ़ रही थी तो रोड सेस लगा था 3%। वो रोड सेस आज तक चला आया है। और जब हम एक तरफ से टोल प्लाजा का पैसा दे रहे हैं, टोल प्लाजा दे रहे हैं किसी भी हाईवे पर निकलने का, 6 लेन 4 लेन का, तो फिर रोड सेस आज तक पेट्रोल पर लीटर पेट्रोल पर ₹3 रोड सेस क्यों लग रहा है? वो रोड सेस सरकार हटा दे। इसके बाद अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा वो एग्रीकल्चर सेस लग गया, इस पे एजुकेशन सेस पहले से लग रहा है। अरे तो भाई एक दुधारू गाय है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसको जब तक अंडा दे रही है मारते जाओ, एक दिन ये मुर्गी मर
जाएगी, फिर अंडा नहीं मिल पाएगा। इससे आपके टैक्स ठीक है। पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट ठीक है, पड़ेगा। इसका जवाब जरूर हिमानी जी से लेंगे। हिमानी जी, ओपेक देशों की उधारी के चलते उधार इतना ले लिया था कि अभी तक रेट बढ़ रहे हैं, चुकाया गया, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं कांग्रेस पर। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं वैट जो है वो कम कर दिया जा रहा और उदाहरण पेश किया जा रहा है। लगातार ये आरोप आप पर लगते आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहिएगा? गोवा उदाहरण है, गोवा को उदाहरण ले लीजिए। लोगों को क्यों बुलवाया है? ये दीदी सर पहली बार डिबेट में आए हैं, ये पूरे आधा घंटे बोलना चाहते हैं, इनसे ही बुलवा लीजिए। सभी को टोके जा रहे हैं ये बीच में, इनकी सुनने की क्षमता बहुत कम है। अरे आपकी क्षमता तो ज्यादा है ना, आप बोलिए अगर आपके पास मैटर है। अरे आपके पास मैटर है तो बोलिए ना, आपके पास मैटर है ही नहीं है, आप तैयारी से आई नहीं है। अरे आपके पास नहीं, आपके पास मैटर ही नहीं है तो आप बोलेंगी क्या? बिना तैयारी के चली आई है। भविष्यवक्ता है, इनको नहीं, ठीक है हिमानी जी, आप बोलिए। ठीक है, भूपेंद्र जी सुन लेते हैं हिमानी जी क्या कहना चाह रही हैं जी। ये तो आप हमेशा से जानती है कि बीजेपी की हमेशा से पॉलिसी रही है कि अपनी किसी भी नाकामी को वो कांग्रेस के ऊपर डालने की कोशिश करती है। वो विपक्ष से उम्मीद करती है कि विपक्ष कुछ नजीर पेश करे। केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी, मध्य प्रदेश की सरकार कुछ नहीं करेगी, 4-5 राज्य जो कांग्रेस शासित है वही उम्मीद करें, क्योंकि उम्मीद उसी से की जा सकती है जो कुछ कर सकता है, उसी से उम्मीद करेंगे। इसलिए उम्मीद हम ही से है, तो जनता के लिए भी हम ही लड़ रहे हैं और नजीरें भी हमें ही पेश करनी है। जी ठीक है, बताइए अनीता जी, नजीर सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों को ही और कांग्रेस को ही पेश करनी है? मैंने कहा ना कि ये भ्रमित मानसिकता है। अब उस मानसिकता को तो देखिए नहीं चेंज किया जा सकता कि अगर उनकी ये मानसिकता है तो उस मानसिकता को हम नहीं चेंज कर सकते। लेकिन जो ये कह रही है कि सब कुछ हम ही को करना है और अपनी नाकामी हमेशा बीजेपी कांग्रेस पे दिखाती है, तो मैं कहूंगी कि भाई आप उदाहरण पेश करिए, आप बिल्कुल उदाहरण पेश करिए। हम आपको फिर उस चीज का हम आपको उस सफलता की बधाई भी देंगे अगर आप ये उदाहरण पेश कर सकती हैं तो। ठीक है अनीता जी, मैं आपकी बात समझ गई। आपका कहना है कि करें, राज्य सरकारें अगर कर रही हैं तो वैट कम कर दें, उदाहरण पेश कर दें, क्योंकि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, कुछ समय की आपने कहा कि कुछ समय की बात है, उसके बाद कम हो जाएगी। लेकिन सवाल अभी वहीं का वही है कि आम जनता क्या करे, कहां से लाए? कोरोना काल में सरकारें तो बोल रही हैं कि कोरोना काल था, लॉकडाउन था, इसलिए नहीं हुआ, लेकिन आम जनता की भी हालत समझने वाली है, क्योंकि आमदनी उसकी भी नहीं हुई है और जितने खर्च हैं किचन से लेकर पेट्रोल डीजल सब उसको करने पड़ रहे हैं। कहां से लाए पैसा और कहां से ये महंगाई झेले? खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल यही कि क्या महंगाई पर नियंत्रण सरकारों के लिए अब प्राथमिकता नहीं रह गया है? क्योंकि लगातार जो महंगाई का मुद्दा था, क्या अब वोट बैंक मिडिल क्लास लोग नहीं रह गए हैं? क्योंकि आम जनता जो है, आम आदमी जो है, लगातार महंगाई की मार झेल रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है और जिस पर सियासत भी लगातार जारी है। बहरहाल देखने वाली बात यही होगी कि महंगाई आखिर कब रुकेगी और आम आदमी को, आम जनता को कब राहत मिलेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।